लेक्चर नंबर 53 पार्ट 2 इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। पिछले लेक्चर में हम लोग कॉमन कंट्रोल का बात किए थे और डीमर्जर विथ कॉमन कंट्रोल का बात किए थे। तो ये जो कॉमन कंट्रोल था उसमें क्या होता था कि हमारा बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन जो पेरेंट होता था वो सेम ही होता था, वो चेंज नहीं होता था। इसलिए जो जनरल 6 स्टेप यूज़ करते थे, ओरिजिनल 6 स्टेप्स था, उसके जगह पे हम लोग मॉडिफाइड 6 स्टेप्स यूज़ करते हैं जब सीसीटी का ट्रांजैक्शन होता है। मॉडिफाइड 6 स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों सेम है, लेकिन स्टेप 3 में मॉडिफाई आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल स्टेप। ओरिजिनल स्टेप में जो पीसी था सब कुछ फेयर वैल्यू और वो सब जैसे जैसे मेंटेन था वैसे होगा, लेकिन जब हम लोग सीसीटी का स्टेप 3 कर रहे होंगे तो उसमें जो पीसी है वो पीसी का जो शेयर्स एस पीसी आएगा, शेयर्स फेस वैल्यू पे आएगा, ना कि फेयर वैल्यू पे आएगा। बाकी अदर कंपोनेंट ऑफ पीसी जो होगा वो सेम होगा। स्टेप 4 जो बात कर रहे हैं मॉडिफाइड स्टेप्स का, आईएनए। ओरिजिनल आईएनए जो होता था उसमें हम लोग सब कुछ फेयर वैल्यू पे लेते थे, सेलर का, और सेलर का सारा एसेट और लाइबिलिटी लेते थे, ठीक है। लेकिन जब मॉडिफाइड 6 स्टेप्स में आते हैं तो आईएनए में हम लोग सारा सामान एसेट और लाइबिलिटी लेंगे, लेकिन एट फेस वैल्यू। प्लस एक और चीज़ है जो हम लोग ओरिजिनल 6 स्टेप्स में नहीं था आईएनए में, क्या? उसमें सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी लेते थे, लेकिन जब मॉडिफाइड का बात करोगे तो एसेट और लाइबिलिटी के साथ हम लोग रिजर्व भी लेंगे, ठीक है। याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप 5 में एनसीआई। स्टेप 5 एनसीआई होता था ओरिजिनल का, यहाँ पे मॉडिफाइड में स्टेप 5 है ही नहीं, एनसीआई हम लोग को लेना ही नहीं है। एनसीआई क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी ही नहीं आएगा, हम लोग खुद हम बेचें और खुद से खरीद लिए तो पेरेंट रिमेन द सेम, तो एनसीआई का कोई बात ही नहीं हुआ, ठीक है। और स्टेप 6 ओरिजिनल में गुडविल या जीबीपी निकालते थे, लेकिन जब हम लोग मॉडिफाइड का बात कर रहे हैं तो गुडविल जीबीपी ना निकाल के हम लोग ढूंढते हैं कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे गुडविल या जीबीपी नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो वो पता था, ये 6 स्टेप हमको मालूम था मॉडिफाइड का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेप 4 में आईएनए में एसेट लाइबिलिटी के साथ हम लोग रिजर्व भी लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। और स्टेप 6 में जो हम कंफ्यूज हो जाते थे क्या, कि हम लोग गुडविल जीबीपी की जगह कैपिटल रिजर्व वैल्यू लेंगे, तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या था निकालने का? एंट्री में तो तुम निकाल दोगे कि आईएनए अकाउंट डेबिट टू पीसी टू रिजर्व, जो बीच का डिफरेंस आएगा वो डाल दोगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम ये नहीं कर सकते कि पीसी प्लस रिजर्व माइनस आईएनए, क्योंकि ये जो रिजर्व है वो पहले से स्टेप 4 में आईएनए में एडेड था। जब आईएनए निकाले थे स्टेप 4 मॉडिफाइड का, तो उस टाइम क्या बोले थे? एसेट लाइबिलिटी का रिजर्व भी लेना है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व की होगी, तब तुमको आईएनए मिला होगा, समझे? क्योंकि आईएनए क्या है? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये जो रिजर्व को तो माइनस क्यों किया? क्योंकि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो नेट एसेट निकालने के लिए एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस नेट माइनस रिजर्व किया होगा, ठीक है। तो जब स्टेप 6 में आओगे तुम कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, तो तुमको सिर्फ करना है पीसी माइनस आईएनए, माइनस रिजर्व फिर से नहीं करना है, क्योंकि आईएनए में रिजर्व इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस तुम्हारा अगर पॉजिटिव में आया है तो वो कैपिटल रिजर्व तुम्हारा जनरल रिजर्व उधर नॉर्मल रिजर्व की तरह दिखेगा। अगर वो वैल्यू अगर माइनस में आया है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा एंट्री में, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व का नेगेटिव बैलेंस है वो, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, फाइन। तुम बोला था कि बोले नहीं थे हम पिछले लेक्चर में, लेक्चर 53 पार्ट 1 में 2-3 पॉइंट मिस हो गया था बोलना। क्या क्या वो पॉइंट था बता देते हैं। अभी जो मॉडिफाइड 6 स्टेप्स था वो तो था जब कॉम्बिनेशन नॉर्मल हो रहा है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल हो रहा है, कॉम्बिनेशन अंदर कॉमन ट्रांजैक्शन हो रहा है, सीसीटी वाला बिजनेस ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। तो एक तो ओरिजिनल 6 स्टेप था, फिर सीसीटी आया, उसके बाद एक और चीज़ आया जिसको कहते हैं डीमर्जर विथ सीसीटी, ठीक है। तो अकाउंटिंग का इसमें भी डिफरेंस आता है। एक तो ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल का जब ओरिजिनल की जगह पे दूसरा जब सीसीटी वाला ट्रांजैक्शन आ गया तो उस टाइम मॉडिफाइड अकाउंटिंग की है, ठीक है। लेकिन जब डी मर्जर विथ सीसीटी आएगा तो इस मॉडिफाइड का में भी कुछ चेंज आएगा, लेकिन सिर्फ मॉडिफाइड में चेंज आएगा, तुमको ओरिजिनल से कुछ कंपेयर नहीं करना है। जो मॉडिफाइड में था सब कुछ इसमें सेम आएगा डी मर्जर विथ सीसीटी में, लेकिन सिर्फ एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? वो एक ही चेंज आएगा। जब मॉडिफाइड का बात करते थे तो आईएनए में रिजर्व को कंसीडर करते थे, लेकिन जब तुम डी मर्जर विथ सीसीटी बात कर रहे हो ना, तो उस टाइम तुमको आईएनए में रिजर्व को कंसीडर नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम है।
डीमर्जर विथ सीसीटी में हम लोग दो वो सेपरेट करके ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग करते थे। एक डीमर्जर का कि रिमूवल एट द रेट कैरिंग वैल्यू, और जो भी डिफरेंस होता था वो भेजते थे कैपिटल रिजर्व में। फिर हम बोले थे ना कि डीमर्जर विथ कैपिटल अकाउंट, डीमर्जर विथ सीसीटी है, तो पहले डीमर्जर का अकाउंटिंग कर दो इन द बुक्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, और बिजनेस कॉम्बिनेशन विथ सीसीटी इसका अकाउंटिंग करेगा इन द बुक्स ऑफ अक्वायरर, जो परचेज किया है। तो उसके बुक्स में जब ट्रांजैक्शन करते थे तो तुमको बोले थे कि जो नॉर्मल बिजनेस जो टॉपिक है डीमर्जर विथ सीसीटी, वो दो वर्ड से बना है, डीमर्जर और सीसीटी से। ट्रू। तो जो डीमर्जर है उसका अकाउंटिंग करते थे इन द बुक्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। बिजनेस एक्विजिशन विथ सीसीटी है, इसका अकाउंटिंग करते थे इन द बुक्स ऑफ अक्वायरर। ठीक है। तो हम क्या बोले थे पिछले लेक्चर में कि ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बिजनेस अकाउंटिंग विथ सीसीटी, तो ओरिजिनल के बाद बिजनेस अकाउंटिंग विथ सीसीटी जो मॉडिफाइड 6 स्टेप था वही कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडिफाइड 6 स्टेप्स करना जरूर, लेकिन इस मॉडिफाइड में भी एक चेंज है। क्या? ये मॉडिफाइड स्टार है। इसमें क्या चेंज है कि इस मॉडिफाइड में हम लोग आईएनए में रिजर्व कंसीडर करते थे, इसमें रिजर्व कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ आईएनए में एसेट और लायबिलिटी लेंगे, ना कि रिजर्व। ठीक है, बस ये डिफरेंस था। आगे समझ में? तो ये एक पॉइंट हम उस टाइम पिछला लेक्चर में नहीं बोले थे, सिर्फ ये तुमको बोल दिए थे कि जब भी क्वेश्चन डीमर्जर विथ सीसीटी का आ गया तो क्या करना, डीमर्जर का अकाउंटिंग कर देना, और सीसीटी का तुमको ट्रांजैक्शन, सीसीटी का अकाउंटिंग तुमको पता है कि मॉडिफाइड 6 स्टेप्स यूज करना है। लेकिन तुमको ये नहीं बोले थे कि इस मॉडिफाइड 6 स्टेप्स में भी एक और मॉडिफिकेशन है कि उस सारा मॉडिफिकेशन सारा बात इसमें आएगा, लेकिन एक चीज़ चेंज आएगा। क्या? कि इसका जो आईएनए होगा उसमें रिजर्व कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये एक चीज़ हम बोलना मिस हो गया था। और एक और चीज़ बोलना मिस हो गया था, लेकिन वो इम्प्लाइड था। क्या? कि कोई भी क्वेश्चन को हम कब बोलते हैं कि वो डीमर्जर विथ सीसीटी है, ऐसा हम कब बोलेंगे भाई? ऐसा तब बोलेंगे जब पता हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, लॉजिकल होगा। लेकिन उसका भी एक सर कंडीशन दिए हुए हैं कि उसको अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो श्योर हो जाना कि वो डीमर्जर विथ सीसीटी है। क्या है 2 कंडीशन? पहला कंडीशन ये है कि जो कंपनी जो डीमर्ज हो रही है उसका एक मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए। डीमर्जिंग कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए। जैसे अपने केस में ABCD था, उसका मेजर शेयर होल्डर किशन था, तो ऐसा एक मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए। प्लस मेजर शेयर होल्डर क्या होता है? जो 50% से ज़्यादा लिए हुए, प्लस जो कंपनी खरीद रही है, जो रिजल्टेंट कंपनी है, वो कंपनी जो पीसी दे रही है वो शेयर्स में दे रही है। वो शेयर्स में पीसी देगी तभी तो फिर से किशन के पास 90% शेयर आ जाएगा, तब फिर से इसको भी कंट्रोल कर पाएगा, तभी तो लास्ट में ये बिजनेस विथ सीसीटी हो जाएगा कि दोनों का पेरेंट रिमेन सेम। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को तब बोलेंगे हम लोग डीमर्जर विथ बिजनेस सीसीटी, तब बोलेंगे जब 2 कंडीशन मीट हो रहा है। पहला कंडीशन ये कि जो डीमर्जिंग कंपनी है, जो डीमर्ज हो रही है, उसका एक मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट कंपनी है वो पीसी अपना शेयर्स में देगा। अगर पीसी शेयर्स में देगा तभी उसको कहेंगे हम, तभी वो जो पहले से पेरेंट था आदमी वो इसका भी पेरेंट बन पाएगा, तभी डीमर्जर विथ बिजनेस सीसीटी बनेगा। ओके, परफेक्ट। अगर रिजल्टेंट कंपनी पीसी शेयर्स में ना कि कैश में देगा तो उस आदमी के पास वही ओनरशिप ही नहीं आएगा, तब इस कंपनी का तो पेरेंट कोई और बन जाएगा ना, तो फिर बिजनेस विथ सीसीटी का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। नॉर्मल, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब जो ये सारा बात तो की हम पिछला लेक्चर का, पिछला 8.5 मिनट में पिछले लेक्चर का बात की। अब जो इस लेक्चर में बात हुआ है लेक्चर 53 पार्ट 2 में, उसका बात करते हैं। सर कराए हैं 2 क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 36, दैट इज ऑन पेज नंबर 29.20, और दूसरा इलस्ट्रेशन कराए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 37। ठीक है, तो पहले 36 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 36 क्या है? इस क्वेश्चन में हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 चीज़ क्या उसको कहते हैं पूछा गया है कि जर्नल एंट्री फॉर डीमर्जिंग कंपनी, बैलेंस शीट फॉर डीमर्जिंग कंपनी, और बैलेंस शीट फॉर रिजल्टेंट कंपनी। 3 चीज़ है। जो डीमर्जिंग कंपनी है उस जब डीमर्ज हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री दो, डीमर्ज होने के बाद उसका बैलेंस शीट क्या बनेगा वो दो, और रिजल्टेंट कंपनी बनने के बाद उसका बैलेंस शीट क्या होगा वो दो। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन डीमर्जर का है। लेकिन क्या ये डीमर्जर अंदर सीसीटी है वो तो चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए भी जस्ट क्या बोले थे कि 2 कंडीशन चेक करना होता है। 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन कि जो डीमर्जिंग कंपनी है उसका एक मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट कंपनी है वो पीसी अपना शेयर्स में देना चाहिए।
ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या ये दो कंडीशन मेट हो रहा है कि नहीं। तो आ जाओ पेज नंबर 29.20 पे। Enterprise Limited has two division, laptop और mobile. Division laptop has been constant profit and mobile has been invariable suffering loss. एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी जिसका दो डिवीजन है, लैपटॉप और मोबाइल। मोबाइल हर वक्त लॉस में चल रहा है, तो ये लोग ये जो मोबाइल वाला जो डिवीजन है उसको ये लोग डीमर्ज करा देगा, ठीक है। 31 मार्च 2012 को, 31 मार्च 2012 क्या है तुम्हारा डेट ऑफ एक्विजिशन बोल दिया, डीमर्जर जो है स्टेप 2, डिवीजन वाइज ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ, हाँ 31 मार्च 12 को बैलेंस शीट क्या था, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट ऑफ किसका, एंटरप्राइज लिमिटेड, एक ही कंपनी का बैलेंस शीट है जिसमें दोनों डिवीजन को बांट के दिया हुआ है कि लैपटॉप से क्या क्या हुआ है और मोबाइल का क्या क्या है, ठीक है। डिवीजन मोबाइल अलॉन्ग विथ एसेट एंड लायबिलिटी वाज सोल्ड फॉर 25 करोड़। मोबाइल डिवीजन बिक गया, किसको बिका, टर्न अराउंड लिमिटेड को। और न्यू कंपनी क्या बोले थे कि डीमर्ज होके एक न्यू कंपनी जब बनेगा, याद है ना तुमको, एग्जाम्पल में ही नया कंपनी बन रहा था, न्यू कंपनी बन रहा था, तो इसमें ऐसे लगा सोल्ड फॉर 25 करोड़ टू टर्न आउट लिमिटेड न्यू कंपनी हु अलॉटेड 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर टू द मेंबर्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ द कंसीडरेशन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। लैपटॉप मोबाइल का दो डिवीजन था, एक कंपनी का एंटरप्राइज लिमिटेड का, इसमें से मोबाइल डीमर्ज होकर एक नया कंपनी के पास जा रहा है जिसका नाम है टर्न अराउंड लिमिटेड। ये पैसा दे रहा है, ये परचेज कंसिडरेशन दे रहा है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। ओके, आ गया समझ में। टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड वाज होल्डिंग 52% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। एंटरप्राइज लिमिटेड जिसका ए और बी डिवीजन था उसका एक मेजर शेयर होल्डर था जिसके पास 52% था। जो रिजल्टेंट कंपनी है वो पीसी दे रहा है शेयर्स में। तो ये क्वेश्चन हो गया बिजनेस विद सीसीटी का, क्यों, क्योंकि एक मेजर शेयर होल्डर डीमर्जिंग कंपनी का और रिजल्टेंट कंपनी का पीसी दे रहा है शेयर्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है डीमर्जिंग विथ बिजनेस सीसीटी। तो जब भी डीमर्जिंग विथ बिजनेस सीसीटी होता है तो उस टाइम अकाउंटिंग कैसे हम लोग करते हैं, डीमर्जिंग का तो एक अकाउंटिंग रिमूवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट कैरिंग अमाउंट, और जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में। रिजल्टेंट कंपनी जो होता है उसके बुक्स में अकाउंटिंग होता है एक बिजनेस एक्विजिशन विथ सीसीटी। तो बिजनेस एक्विजिशन विथ सीसीटी जो होगा तो उसका तो हम लोग मॉडिफाइड 6 स्टेप्स यूज करते हैं, लेकिन इसमें तो डीमर्जर भी है, तो एक और मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे मॉडिफाइड का ही। मॉडिफाइड का पहले सारा बात ले लेंगे, सब कुछ स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 सब सेम होगा, बस स्टेप 4 में आईएनए में हम लोग रिजर्व को कंसिडर नहीं करेंगे बस, ठीक है। बना लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्या क्वेश्चन था कि हमको जर्नल एंट्री देना है, किसका, डीमर्जिंग कंपनी का डीमर्ज होते टाइम। तो डीमर्जिंग कंपनी का डीमर्ज होते टाइम सबसे पहला क्या एंट्री देंगे, डीमर्जर का एंट्री देंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेबिट, जो डिफरेंस आएगा कैपिटल रिजर्व में, और कौन सा अमाउंट पे लेंगे, कैरिंग अमाउंट। हर वक्त डी रिकग्निशन होता है कैरिंग अमाउंट पे, तो जो भी कैरिंग अमाउंट बुक्स में था वैसे कर देंगे, फाइन, एकदम परफेक्ट, बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन एक बात है जो इसमें वर्किंग नोट में हमको दिया हुआ है, क्या, लोन 300, 400 और 400, लोन कितना है, 300, 400 और 400, लोन 300, करंट लायबिलिटी 400। हाँ देखो इसमें क्या हुआ है कि बैलेंस शीट जो दिया हुआ है वो ऊपर नीचे दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी ऊपर दे दिया, ना कि लायबिलिटी के सेक्शन में, वो एसेट के सेक्शन में दे दिया है, इसलिए वर्किंग नोट साफ से दिया हुआ है कि लायबिलिटी में क्या क्या है और एसेट में क्या क्या है, ठीक है। आगे बात समझ में, परफेक्ट। चलो अब हम लोग एक अकाउंटिंग दे दिए कि डीमर्जिंग का, ठीक है। तो ये जो डीमर्जिंग का जो अकाउंटिंग होता है किसके बुक्स में होता है, डीमर्जर कंपनी के। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है कि इन द बुक्स ऑफ डीमर्जिंग कंपनी जर्नल एंट्री दो और बैलेंस शीट दो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन डीमर्जिंग विथ बिजनेस सीसीटी का होता है तो डीमर्जिंग का सिर्फ एंट्री इसमें जाता है डीमर्जिंग कंपनी में, बिजनेस एक्विजिशन का तो किसके एंट्री किसके बुक्स में जाएगा, जो अक्वायरर है उसके बुक्स में। तो अभी अक्वायरर के बुक्स में तो जर्नल एंट्री नहीं दे रहे थे, तो बिजनेस विथ सीसीटी का अकाउंटिंग इसमें नहीं करेंगे। फिर हमको बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर डीमर्जर। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे आफ्टर डीमर्जर तो तुमको क्या बात ध्यान में रखना है कि जो भी डीमर्ज हुआ है डिवीजन, उसका एसेट लायबिलिटी बाहर निकाल दो, ठीक है, निकाल दिए। बट एक बात याद रखना कि ये मॉडिफाइड का मॉडिफाइड है,
तो इसमें हम लोग आईएनए में सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी दिए हैं, ना कि रिजर्व। तो मोबाइल डिवीजन का जो भी रिजर्व है उसको हम लोग स्टिल कंसीडर करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो जब बैलेंस शीट देखोगे तो मोबाइल का ना एसेट लिए हैं और ना लाइबिलिटी लिए हैं, सिर्फ उसका क्या लिए हैं, उसका सिर्फ लिए हैं सरप्लस जो है, बस वो लिए हैं। सरप्लस इन द सरप्लस बोल रहे हैं, सरप्लस और कैपिटल रिजर्व, जो उसके पास जो रिजर्व में था वो हम लोग अपने पास रखे हुए हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, डी मर्जर विद बिजनेस सीसीटी, तो मॉडिफिकेशन का भी स्टार था, हम लोग रिजर्व को नहीं दे रहे होंगे, तो रिजर्व अपने पास ही रखे हैं। और इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल था ही नहीं पहले से, तो उसका कुछ किया ही नहीं। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला जो दो पार्ट था क्वेश्चन का कि जर्नल एंट्री देना था बुक्स ऑफ डीमर्जिंग कंपनी और बैलेंस शीट बनाना था इन द बुक्स ऑफ डीमर्जिंग कंपनी, दोनों कर दिए। अब हमको लास्ट क्वेश्चन बनाना है क्या, कि बैलेंस शीट ऑफ द रिजल्टेंट कंपनी। ठीक है, तो रिजल्टेंट कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने से पहले उसका जर्नल एंट्री देना होता है। ठीक है, हर वक्त याद रखना है कि बैलेंस शीट बनाने से पहले तुमको एक जर्नल एंट्री देना होगा। तो जर्नल एंट्री कैसे दोगे, तुमको जो मॉडिफाइड 6 स्टेप्स है उसका पहले अकाउंटिंग करोगे, मतलब अकाउंटिंग इन द सेंस उसका स्टेप्स बनाओ, तब तुमको लास्ट में कैपिटल रिजर्व का मिलेगा, तब उसका तुम एंट्री देना, तब एंट्री दोगे, तब उसका तुम बैलेंस शीट बना पाओगे। क्लियर क्लियर। तो ये क्वेश्चन था डी मर्जर विद बिजनेस सीसीटी। डी मर्जर का हम लोग उसके बुक्स में अकाउंटिंग कर चुके हैं, अब बिजनेस विद सीसीटी का अकाउंटिंग करना है। ट्रू। तो बिजनेस विद सीसीटी का जब अकाउंटिंग करते हैं तो मॉडिफाइड 6 स्टेप्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक स्टार एडेड यह है कि ये है तुम्हारा किसका, डीमर्जिंग का, तो आईएनए में हम लोग रिजर्व नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस वैसे 6 स्टेप बना दो इसका। तो तुम्हारा कहाँ है 6 स्टेप्स बनाया ही नहीं। बिना 6 स्टेप्स बनाए हुए क्या हुआ कि जर्नल एंट्री दे दिया। जर्नल एंट्री क्या होता है, आईएनए अकाउंट डेबिट, जो भी नेट एसेट अकाउंट डेबिट, टू पीसी जो पेमेंट गया, टू रिजर्व नहीं होगा क्योंकि ये बिजनेस अकाउंटिंग विद सीसीटी है, तो इसमें रिजर्व आ ही नहीं रहा है। बिजनेस अकाउंटिंग विद सीसीटी है लेकिन डीमर्जिंग में, तो रिजर्व नहीं आएगा। परफेक्ट। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हम एक लाइन फिर से समझा रहे हैं शांति से। नॉर्मल अकाउंटिंग करते थे तो आईएनए टू पीसी करते थे, डिफरेंस गुडविल में जाता था। बिजनेस अकाउंटिंग विद सीसीटी होता था तो उसमें आईएनए टू पीसी टू रिजर्व करते थे। टू रिजर्व क्यों करते थे, क्योंकि हम लोग मॉडिफाइड अकाउंटिंग में रिजर्व ले रहे होते हैं। लेकिन जब डीमर्जिंग कंपनी विथ बिजनेस सीसीटी है तब मॉडिफाइड का भी एक स्टार लेंगे कि रिजर्व कंसीडर नहीं करेंगे, तो इस टाइम जो एंट्री होगा वो सीधा एंट्री होगा आईएनए अकाउंट डेबिट टू पीसी, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो गुडविल में न जाके कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ओके, तो पहले यहाँ पे आईएनए सीधा नहीं देके क्या किया है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी किया है, तो पीपी करेंट एसेट टू लाइबिलिटी सब किया। तो एसेट टू लाइबिलिटी दैट इज आईएनए हो गया, उसके बाद टू पीसी, तो टू पीसी दे दिया, एंट्री दे दिया, जो डिफरेंस आया वो कैपिटल रिजर्व में गया। बहुत ईजी। लेकिन इस टाइम भी एक बात याद रखना है कि पीसी के टाइम 25 करोड़ रुपया लिखा हुआ है, तो तुम सीधा 25 करोड़ नहीं लिख सकता है क्योंकि फेयर वैल्यू 25 रुपया पर शेयर है, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपया है। इक्वेशन किसका था, हमारा मॉडिफाइड अकाउंटिंग का। मॉडिफाइड अकाउंटिंग लेते हैं तो उस टाइम जो पीसी होता है उसका जो शेयर होगा वो फेस वैल्यू पे लेंगे, ना कि फेयर वैल्यू। तो हम लोग इसको फेस वैल्यू पे ले रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट 10 रुपया पे हम लोग उसको लेंगे और 10 करोड़ बनेगा, ना कि 25 करोड़ बनेगा। फाइन, हमको इससे मतलब नहीं है कि तुम पीसी कितना दे रहे हो। जब अकाउंटिंग होगा तो उस टाइम हम लोग सिर्फ फेस वैल्यू लेते हैं। ओके, तो जर्नल एंट्री बना दी है। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है रिजल्टेंट कंपनी का। तो उसके बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, जो आईएनए लिया है उसका अपने बुक्स में लिख दो, जो एसेट लिया है, जो लायबिलिटी लिया है। रिजर्व लिया नहीं है क्योंकि ये बिजनेस सीसीटी तो है लेकिन अंडर डीमर्जर, तो रिजर्व नहीं लिया है। इक्विटी होगा क्योंकि ये पीसी दिया था इन शेयर्स, तो इक्विटी में ओन इक्विटी 0, लेकिन शेयर इशू किया था पीसी, तो जो जितना इशू किया था उसका फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा अदर इक्विटी में। तो जब बैलेंस शीट देखोगे तो उस टाइम सिर्फ एक बात याद रखना कि इक्विटी का जो ईएससी है उसमें सिर्फ फेस वैल्यू पे 10 रुपये बजाएगा। अदर इक्विटी में तुमको एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनाना होगा क्योंकि 15 रुपया का दिया था, 15 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, 25 रुपये का इशू किया था और 10 रुपये का फेस वैल्यू था। ट्रू, तो 15 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम जाना चाहिए। ओके फाइन। लेकिन एक बात फिर से यहाँ पे मिस्टेक है जो हमको फील होता है कि भले ही तुम अकाउंटिंग के टाइम 10 रुपया उसको किए हो, लेकिन बैलेंस शीट में तो तुम 15 रुपये का एसपीआर तुमको दिखाना चाहिए, जो भी जस्ट हम बोले। लेकिन सर बोले हैं कि एसपीआर नहीं दिखेगा क्योंकि तुम उसका अकाउंटिंग ही नहीं किए हो। अकाउंटिंग नहीं किए हो, भले ही इन सब्सटेंस पेमेंट किए हो, लेकिन उसका एंट्री नहीं देना है।
ठीक है, ठीक है भाई। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी 10 रुपये पे और एसपीआर नहीं देंगे, लेकिन क्या अदर रिजर्व में कुछ जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि जब एंट्री दी हो तो देखो कैपिटल रिजर्व भी आया हुआ था। ट्रू, तो कैपिटल रिजर्व तुमको 110 रुपये लिखना होगा तो लिख दोगे। लेकिन एक चीज़ देखो, कैपिटल रिजर्व डेबिट में है और कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व तो उसका बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, तो मतलब वो माइनस बैलेंस है, तो कैपिटल रिजर्व माइनस में आएगा। समझे? ओके। ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारा बात बोल दिए हैं भाई, बहुत सारा बात। लेकिन अगर फिर से अगर हम एक कैसे समझाएं, एक लाइन में अगर ट्राई करते समझाने का, ठीक है। नॉर्मल अकाउंटिंग होता था, ओरिजिनल अकाउंटिंग 6 स्टेप्स, सीसीटी में मॉडिफाइड 6 स्टेप्स। और मॉडिफाइड 6 स्टेप्स में एक बात अभी इसमें रखना कि मॉडिफाइड 6 स्टेप्स में आईएनए में रिजर्व कंसिडर करते थे, ठीक। जब हम लोग बात करते हैं डी मर्जर विथ बिजनेस सीसीटी, तब जब अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस विथ सीसीटी का, तो उसमें मॉडिफाइड का ही सारे स्टेप लेंगे, लेकिन इसमें आईएनए में हम लोग ये क्या उसका रिजर्व कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये मॉडिफाइड का भी मॉडिफाइड है, लेकिन सिर्फ मॉडिफाइड का मॉडिफाइड है, इसमें ओरिजिनल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये तो एक बात याद रखना है कि रिजर्व कंसिडर नहीं करना है। तो इसीलिए जब डीमर्जिंग कंपनी का तुम वो देता पहला क्या उसको कहते हैं, जर्नल एंट्री में तो रिजर्व से कोई मतलब नहीं का, कि वो तो अपना एसेट लायबिलिटी हटा रहा होता है। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उस टाइम जो डिवीजन लैपटॉप डिवीजन जो लैपटॉप मोबाइल डिवीजन जो बेच रहे थे उसका एसेट लायबिलिटी हटा देना, लेकिन रिजर्व अपने पास रख लेना, क्योंकि इसमें रिजर्व हम लोग नहीं दे रहे हैं। और जब रिजल्टेंट कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उस टाइम सब उसका एसेट और लायबिलिटी सारा ले लेना, लेकिन रिजर्व नहीं लेना, क्योंकि वो रिजर्व तो दिया ही नहीं तुमको, तो रिजर्व मत लेना। एक बात। दूसरा बात कि जो अपने बुक्स में जब हम पीसी का अकाउंटिंग कर रहे थे तो हम लोग तो सब कुछ मॉडिफाइड का ही लिए, सिर्फ एक चीज़ चेंज था आईएनए वाला। मॉडिफाइड में परचेज कंसिडरेशन हम लोग शेयर्स लेते थे फेस वैल्यू पे, तो इसमें भी शेयर्स लेंगे फेस वैल्यू पे, तो अकाउंटिंग भी सिर्फ फेस वैल्यू का होगा। और चूंकि शेयर्स का अकाउंटिंग फेस वैल्यू पे किए थे पीसी का, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सिर्फ फेस वैल्यू लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे। बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, परफेक्ट, आगे समझ में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन का। बोले थे कि 2 क्वेश्चन बनेगा इस लेक्चर में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 37, जो पेज नंबर 29.23 पे है और कॉपी में पेज 117 पे है। ये भी डी मर्जिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये डी मर्जिंग अंडर सीसीटी है या विदाउट सीसीटी है वो तुमको चेक करना होगा। वो चेक करने के लिए तुमको 2 कंडीशन चेक करना होगा कि क्या डी मर्जिंग कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है और जो रिजल्टेंट कंपनी है वो पीसी शेयर्स में दे रहा है कि नहीं। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि पीसी शेयर्स में तो दे रहा है, लेकिन जो डीमर्जिंग कंपनी है उसका कोई मेजर शेयर होल्डर है कि नहीं है वो कुछ बोला ही नहीं है। पीसी शेयर्स में है लेकिन इसका मेजर शेयर होल्डर है कि नहीं कुछ पता नहीं है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें मेजर शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। और अगर मेजर शेयर होल्डर नहीं है तो ये डी मर्जर अंडर सीसीटी तो हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ, डी मर्जर विदाउट सीसीटी। तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, एक तो डी मर्जर का अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ डी मर्जिंग कंपनी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि हम लोग अपना बुक से हटा रहे होते हैं। और ये बिजनेस एक्विजिशन विदाउट सीसीटी है, तो इसमें ओरिजिनल 6 स्टेप लगेगा। जब ये विद सीसीटी होता तभी तो मॉडिफाइड 6 स्टेप का स्टार वाला हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो बिजनेस कॉम्बिनेशन नॉर्मल बिजनेस एक्विजिशन है, दैट इज़ विदाउट सीसीटी। तो जब नॉर्मल कॉम्बिनेशन होता है तो ओरिजिनल 6 स्टेप, तो ओरिजिनल 6 स्टेप से हम लोग क्वेश्चन बना देंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, जाके देख लो। तो इन द बुक्स ऑफ डी मेजरिंग, जो डी मर्ज कंपनी है वो अपना लायबिलिटी हटाएगा, एसेट हटाएगा, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। जो रिजल्टेंट कंपनी है वो अपने बुक्स में एसेट लाएगा, लायबिलिटी लाएगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो जाएगा गुडविल में, क्योंकि ये ओरिजिनल 6 स्टेप्स का बात कर रहे हैं। तो जो भी डिफरेंस होता था वो गुडविल में जाता था। और ओरिजिनल 6 स्टेप्स में जर्नल एंट्री क्या होता था, आईएन अकाउंट डेबिट टू पीसी टू एनसीआई टू क्या उसको कहते हैं, आईएनए टू पीसी टू आईएनए टू पीसी टू एनसीआई टू गुडविल, या फिर अगर दोनों में कोई डिफरेंस आया तो जो नॉर्मल ओरिजिनल 6 स्टेप था हम लोग वैसे करके इसको बना देंगे। तो वैसे करके बना दो तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह तुम्हारा बन जाएगा। बस याद रखना कि जब रिजल्टेंट कंपनी के बुक्स में जब ये जो क्या उसको कहते हैं रिजल्टेंट कंपनी है,
उसका बुक्स में जब तुम वो रिकॉर्ड कर रहे होगे, बैलेंस शीट जब बना रहे होगे, रिजल्टिंग कंपनी का जब बैलेंस शीट बना रहे होगे, तो याद कर लेना कि उस टाइम जीबीपी का भी तुमको एंट्री देना है। तो नॉर्मल जो बैलेंस शीट बनाते थे कितना 8 स्टेप में, पहला स्टेप हम लोग बायर कंपनी का सब कुछ लेते थे हम लोग कैरिंग अमाउंट पे, सेलर कंपनी का सब कुछ लेते थे फेयर वैल्यू पे, फिर उस पर बिजनेस कॉम्बिनेशन से वजह से गुडविल जीबीपी या एसबीपी रिजर्व होता था उसका काउंटिंग करते थे, फिर उसका नेट एसेट नेट डेफर्ड एसेट नेट डेफर्ड लाइबिलिटी का अकाउंटिंग करते थे, फिर उसके बाद एनसीआई का अकाउंटिंग करते थे, फिर उसके बाद लास्ट में सारा का सारा वो कर लेते थे, पूरा 6 स्टेप्स घूम के आ जाते थे। फिर उसके बाद जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसको रिकॉर्ड करना था, तो 8 स्टेप था। तो वैसे ही तुम बैलेंस शीट उसका बना देना दिमाग में बात रख के, ठीक है। तो तुम रिजल्टेंट कंपनी का बना दिया, लेकिन जब डीमर्ज्ड कंपनी जो है उसका जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो याद कर लेना जर्नल एंट्री एक बार देखना। पहले तो बैलेंस शीट बना लेना जैसे 6 स्टेप्स है वैसे बना लेना। उसके बाद जब 8 स्टेप है, तो जब 8वां स्टेप पे आओगे 7 स्टेप करने के बाद, तो एक बार जो पहले किए हुए वो देख लेना। तो इसमें एंट्री में कैपिटल रिजर्व दी जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व जरूर डाल देना, मिस कर जाते तो कैपिटल रिजर्व डालना तो मत भूलना, ठीक है। तो बस ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन का ये सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं था कि तुम एंट्री दो और बैलेंस शीट बना दो, इसमें 2 क्वेश्चन और है। क्या? एक क्वेश्चन को बोल रहा है कि नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाल के दो, और एक और क्वेश्चन है तो नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर तुमको निकालना है। व्हाट इज उसका फॉर्मूला क्या है, ये होता क्या है, ये नाम से पता चल रहा है भाई, नेट एसेट पर इक्विटी शेयर है। मतलब एक एसेट का वैल्यू क्या है, मतलब एक एसेट नहीं, हर एक इक्विटी पे कितना एसेट का वैल्यू है वो चेक करके देना है। फॉर्मूला क्या होगा, नेट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स। बोला नहीं कि कौन से कंपनी का देना है, तो दोनों कंपनी का दे दो, एक डीमर्ज कंपनी का उसका भी दे दो और एक रिजल्टेंट कंपनी है उसका भी दे दो। बिफोर डीमर्जर भी दे सकते हो, आफ्टर डीमर्जर भी दे सकते हो। सर बिफोर और आफ्टर करके दिए तो वैसे करके निकाल दो, ठीक है। तो बिफोर डीमर्जर तुम देखोगे तो पता चलेगा कि नेट एसेट पर इक्विटी का वैल्यू था 140 रुपया, 140 का एसेट होता है 1 शेयर पे। लेकिन आफ्टर डीमर्जर जो डीमर्ज कंपनी था उसका एसेट पर वैल्यू हो गया 80 रुपया। अब तो रिजल्टेंट कंपनी आ गया, तो रिजल्टेंट कंपनी का जो एसेट पर वैल्यू हुआ 60 रुपया, ठीक है। हम लोग निकाल दिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्या डीमर्जर की वजह से जो नेट एसेट पर वैल्यू था उसमें कुछ डिफरेंस आया। इस सीधा नहीं पूछा कि क्या कोई नेट एसेट पर वैल्यू पे नेट एसेट पर शेयर का डिफरेंस में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं, ये नहीं पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या डीमर्जिंग के वजह से शेयर होल्डर के वेल्थ में कुछ डिफरेंस आया है। तो भाई वो कैसे पता करे, क्वेश्चन बोला कि शेयर होल्डर के वेल्थ में कुछ डिफरेंस आया। शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होता है, दैट इज एसेट पर शेयर, कि उसका एक शेयर पे वो कितना एसेट ले सकता है। तो अगर डिफरेंस आया होगा तो किस में आया होगा कि उसका जितना एसेट पहले ले सकता था वो डीमर्जिंग के बाद उतना एसेट नहीं ले सकता है। तो क्या उसमें कुछ चेंज आया है, तो वही हम लोग चेक करेंगे। तो पहले वो 140 रुपया पर शेयर ले सकता था, अब उसको मिलेगा 80 रुपया और 60 रुपया। लेकिन ये अगर अंडर बिजनेस सीसीटी होता तो 80 और 60 दोनों तुमको मैक्सिमम जो डीमर्जिंग कंपनी है उसी को मिलता। तो कोई भी खास हमको शेयर होल्डर के वेल्थ में डिफरेंस नहीं आया है। तो बस ये क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 53 पार्ट 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। और पूरा लेक्चर का अगर फिर से समराइज़ करें, एक बार फिर से सुन लो भाई। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो ओरिजिनल 6 स्टेप कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन सीसीटी में कॉमन ट्रांजैक्शन जहाँ पे पेरेंट एक्विजिशन के बाद और एक्विजिशन से पहले दोनों में पेरेंट सेम ही था, तब मॉडिफाइड 6 स्टेप्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब डी मर्ज हो रहा है लेकिन उसमें विथ बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है, तो डी मर्जर का नॉर्मल अकाउंटिंग कर देना, मतलब लायबिलिटी और एसेट हटा देना। लेकिन जब इसका बात करोगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन विथ सीसीटी, तो उस टाइम जो ये तुमको दिख रहा हो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन विथ सीसीटी है, तो स्टेप 2 वाला बिजनेस कॉम्बिनेशन विथ सीसीटी है, तो 6 स्टेप कर, तो मॉडिफाइड 6 स्टेप्स जो था वो कर देना। तो ये हम पिछले लेक्चर में बोलते हैं, यही भूल गए थे कि ठीक है भाई सारा चीज़ मॉडिफाइड का करना है जरूर, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इसमें मॉडिफाइड का एक और मॉडिफिकेशन है कि मॉडिफाइड में आईएनए हम लोग रिजर्व कंसिडर कर देते हैं। इसमें जब डीमर्जिंग भी सीसीटी है तो उस टाइम हम लोग रिजर्व को कंसिडर नहीं करेंगे। ये बोलना हम भूल गए थे, तो प्लीज़ इसको हर वक्त याद रखना, ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके एंड वेरी इजी। बाय।